दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राज्य का ऐतिहासिक बजट पेश किया है जो 1 लाख करोड़ रुपए का है। इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं जिनसे दिल्ली के नागरिकों को कई फायदे होंगे। मुख्यमंत्री ने महिला समृद्धि योजना की घोषणा की है और इसके लिए अलग से बजट आवंटित किया गया है। यमुना सफाई को लेकर 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिससे नदी को साफ रखने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज प्लांट लगाए जाएंगे और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए 320 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। जल संकट को दूर करने के लिए टैंकरों में जीपीएस सिस्टम लगाने और हर घर तक साफ पानी पहुंचाने के लिए 9,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसके अलावा दिल्ली में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन और विधायक निधि में 350 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज दिल्ली का बजट आ चुका है और ऐसे में 1 लाख करोड़ का ये बजट है और जिसमें हर एक चीज के लिए अलग अलग से जो है बजट आवंटित किया गया है। और चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूँ। अश्विनी राणा अर्थशास्त्री जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर एपी तिवारी अर्थशास्त्री अब से कुछ ही देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले अश्विनी राणा जी सीधा आपके पास आते हुए, देखिए दिल्ली के बजट की अगर बात करें तो 1 लाख करोड़ का बजट जो है इस बार एक ऐतिहासिक बजट ऐसे कहा जा रहा है। लेकिन अगर इस बजट की बात की जाए तो दिल्ली की अर्थव्यवस्था को ये गति देने में सहायक होगा ये बजट? किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? नहीं नहीं, बिल्कुल होगा। क्या है कि देखिए, किसी भी अगर प्रदेश की, देश की अर्थव्यवस्था अगर सुदृढ़ होनी है तो उसके लिए पैसा तो चाहिए। वो पैसा जो है सरकार ने आवंटित कर दिया। और पैसा कहाँ कहाँ लगेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो आपके यहाँ टूरिस्ट भी आएंगे, आपका जो इंडस्ट्रीज है उसको भी लाभ होगा, आम आदमी को भी लाभ होगा। यानी हर उस डेवलपमेंट का जो कई जो है मैनीफोल्ड जो है वो उसके इफेक्ट आते हैं। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है उसके कारण जहां रोजगार मिलेगा वहीं जो प्रदेश की राजधानी की जो है वो डेवलपमेंट होगी। तो ये सारी चीजों का आफ्टर इफेक्ट होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो एक दिल्ली एक ऐसा प्रदेश बन चुका था, ऐसी राजधानी बन चुकी थी कि जिसमें दिल्ली वालों का भी दम घुटता था, उनको भी एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और इतना बड़ा मतलब पहले से इवन दो अपोजिशन और बाकी लोग भी 80,000 करोड़ का एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बजट आएगा, तो उससे भी ज्यादा 1 लाख करोड़ का ये बजट है। अब लोगों का कहना है कि इस पैसे का जो प्रोविजन कहाँ से करेंगे? पैसा तो है नहीं। रेवेन्यू की कोई कमी नहीं है, केंद्र सरकार की सपोर्ट की कोई कमी नहीं है। पैसा अगर ठीक जगह पर यूटिलाइजेशन होता है तो उसका बहुत मल्टी फोल्ड इफेक्ट्स होते हैं। डेवलपमेंट भी होती है, रोजगार भी मिलता है और सारी चीजें वो दिखती हैं। तो वैसा ही यहाँ पर भी कुछ होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, चलिए इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश शुक्ला जी। शुक्ला जी, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए 1 लाख करोड़ का बजट दिल्ली का है। ऐसे में अगर पिछले बजट से इसकी तुलना की जाए तो 31.5% ये ज्यादा है। किस तरीके से देख रहे हैं इस बजट को? मैं अश्विनी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूँ। 6 एक्सप्रेस वे दिल्ली से बन रहे, नया रिंग रोड बन के तैयार हो चुका है। मेरे ख्याल से महीने 2 महीने में उसका उद्घाटन हो जाएगा। दिल्ली की जो बड़ी समस्या है वो है पॉल्यूशन की और साफ पानी की। दिल्ली सरकार का जो फोकस है, उन्होंने कहा कि 40 एसटीपी बनाए जाएंगे। मैं आपको बता दूं निशा जी कि जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी थी तो भारत सरकार की तरफ से 10,000 करोड़ रुपए दिए गए थे यमुना सफाई के लिए, यमुना एक्शन प्लान के तहत। एक भी काम नहीं हुआ। दिल्ली में 5 लाख करोड़ लीटर सीवेज का पानी उत्पन्न होता है और वो पानी सीधे यमुना जी में जाता है। 40 एसटीपी दिल्ली सरकार को बनानी थी। देश का सबसे बड़ा एसटीपी जो है वो आपके ओखला में बनना था। 15% देना था दिल्ली सरकार को, 85% केंद्र सरकार ने दे दिया था। यदि वो दे देते तो 2023 में वो एसटीपी बन जाता, नहीं बना। तो सवाल यहाँ पे ये है कि पिछली सरकार की इच्छा शक्ति क्या थी।
पिछली सरकार ने डेवलपमेंट की जगह पे फ्री बीज पे फोकस किया और फ्री बीज के चलते उनको 2 बार वोट मिले, 2015 में, 2020 में। लेकिन 2025 में उनको दिल्ली की जनता ने इसलिए नकार दिया क्योंकि उसको डेवलपमेंट चाहिए। और डेवलपमेंट के लिए मुझे लगता है जो अश्विनी जी ने कहा बिल्कुल सही है कि धन की कोई कमी नहीं है, सपोर्ट की कोई कमी नहीं है। और सबसे मूल बात यह है कि विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रॉमिस किया है दिल्ली की जनता से कि दिल्ली को मैं देखूंगा। अब मुझे लगता है यदि प्रधानमंत्री ने ये प्रॉमिस किया है तो दिल्ली एक नए सिरे से डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ेगी। निशा जी। ठीक है अश्विनी राणा जी, अगर देखिए अगर सरकार के अनुमान से जो टैक्स कलेक्शन है अगर ये कम होता है तो क्या इसका असर जो योजनाएं निकाली हैं, तमाम योजनाओं में इतना खर्च करने की बात कही जा रही है, उस पर ये असर पड़ेगा? टैक्स कलेक्शन की कोई कमी नहीं है। मैंने बताया कि अभी जो डेवलपमेंट होगा, और राकेश जी भी जो कह रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में बनेगा और जो केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत जो बना है, जो कनेक्टिविटी हुई है, अभी जो मेरठ तक की जो मेट्रो जो काम जो है रुका हुआ था, वो जब कनेक्टिविटी हो जाएगी और इस प्रकार के जो डेवलपमेंट हो जाएंगे तो आपका जीएसटी भी कलेक्शन बढ़ेगा, आपका बाकी भी बनेगा। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे टूरिस्ट आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ का जो पॉल्यूशन रहता था उसके कारण बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट भी जो है वो अवॉइड करते थे। जब टूरिज्म आपका बढ़ेगा तो उसके कारण रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही, रोजगार भी लोगों को मिलेगा, रिक्शे वाले को मिलेगा, पटरी वाले को, ऑटो वाले को, गाड़ी, मतलब हर चीज को मिलेगा। लेकिन वही है कि हर चीज से सारी चीजें जो है इंटरकनेक्टेड है। और जैसे राकेश जी ने कहा कि मोदी जी ने कहा है, अब उनको क्या लगता है, अभी आपने कई बार देखा होगा कि जो हमारे विदेशी गेस्ट आते हैं उनको लेकर मोदी जी दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। अगर दिल्ली का ही रिवर फ्रंट अच्छा हो, साफ हो, तो क्या वो किसी गेस्ट को वहां पर नहीं ले जा सकते? ले जा सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी चीज वहां पर दिल्ली में होनी चाहिए जो दिखाने लायक कि हाँ हम अपने, तो वो जब डेवलपमेंट हो जाएगी तो उसका मल्टीफोल्ड इफेक्ट आपको 1 साल के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा कि जो अभी रेवेन्यू कलेक्शन है वो अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और कभी भी क्या होता है कि किसी देश में या राज्य में अगर डेवलपमेंट करनी है, अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो आप लोन लेते हैं, और लोन लेकर अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर लोन लेकर आप फ्री बीज जैसे कि पहली सरकार ने बांटे, वो गलत है कि आपने लोन लिया और मुफ्त की रेवड़ियां बांट दी। लेकिन लोन लेके आप डेवलपमेंट पे खर्चा कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, तो उसमें मुझे लगता है कोई आपत्ति नहीं। इसलिए रेवेन्यू की कलेक्शन की कोई चिंता दिखती नहीं। ठीक है शुक्ला जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, जिस तरीके से वायु प्रदूषण अभी एक टॉपिक बना हुआ था, हम इसके बारे में भी चर्चा कर रहे थे, तो इसके लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से वायु प्रदूषण बढ़ा है उसके लिए ये राशि पर्याप्त लग रही है आपको? जी, मैं राशि की बात ना की जाए, मैं फिर से वहीं पे आऊंगा कि दिल्ली में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बना है। आपको भी पता होगा कि आपके हरियाणा से लेकर सीधे उत्तर प्रदेश यानी बागपत तक बना हुआ है। जब ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, 24 लाख वाहन जो दिल्ली के अंदर से गुजरा करते थे वो सीधे गुजरात, राजस्थान से आकर हरियाणा होते हुए सीधे निकल जाते हैं उत्तर प्रदेश। बिहार पंजाब का जो वाहन आता है वो बाया उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ होते हुए सीधे गुजरात, महाराष्ट्र निकल जाता है। 24 लाख वाहन जो दिल्ली के अंदर से गुजरते थे वो एक पोल्यूशन का बड़ा कारण था, वो थम गया है। अब आपका जो नया रिंग रोड बन रहा है मुकरबा चौक से लेके सीधे आईजीआई एयरपोर्ट, एक नया रोड बन रहा है जो जेवर एयरपोर्ट से लेके आईजीआई एयरपोर्ट को कनेक्ट कर रहा, 6 लेन, वो भी आपके 6-8 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आपके वायु प्रदूषण को कम करेंगे। फिर यमुना एक बड़ा प्रदूषण का कारण है क्योंकि सीवेज का जो पानी आता है उससे जो गैस निकलती है, कभी आप आईटीओ से लेकर निगम बोध घाट तक किनारे से निकलिए तो आपको ऐसी दुर्गंध आएगी कि सांस लेना मुश्किल होता है। वो पूरी वायु से फैलता है। हर साल यहाँ पे एक बड़ा कोहरा छा जाता है ठंडी के समय पे, वो भी एक पोल्यूशन है। ये सारे पोल्यूशन कंट्रोल होंगे जिस दिन आप एक मैनेजमेंट के तहत एक अच्छे तरीके से प्रबंधन करेंगे। अभी आप धनराशि की बात कर रही थी, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। केंद्रीय
सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। उनको जो केंद्र सरकार से बजट आवंटन होता है वो 2 लाख करोड़ रुपए का होता है उनके मंत्रालय के लिए। हाँ। इस समय पर 12 लाख करोड़ के काम उनके ऑन गोइंग है। 10 लाख करोड़ रुपए कहां से आए? उन्होंने फंड मैनेजमेंट किया। तो दिल्ली सरकार भी फंड मैनेजमेंट यदि करेगी तो कोई भी काम रुकने वाला नहीं है। एक तो उसको केंद्र का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है, और दिल्ली सरकार के पास है क्या? डीडीए केंद्र के पास है, पुलिस केंद्र के पास है, सारा का सारा काम तो केंद्र के पास है। और केंद्र और राज्य सरकार यदि तालमेल बना के चलेंगी तो मुझे लगता है दिल्ली की सारी समस्याएं हल होंगी। ये कोई बहुत बड़ा निशा जी रॉकेट साइंस नहीं है दिल्ली की समस्या को हल करने के लिए। बस मैनेजमेंट और सामंजस्य, ये दोनों की जरूरत है, जिसका पिछले 10 साल से दिल्ली अभाव झेल रही है। बिल्कुल निशा जी। बिल्कुल। अश्विनी राणा जी, अगर इस बजट को अगर हम अन्य बजटों से कंपेयर करें तो क्या कहेंगे आप? कितना अंतर आप पाते हैं? क्योंकि ऐतिहासिक बजट इसे कहा जा रहा है। अगर इन्हें कंपेयर किया जाए पिछले बजट से, 76,000 करोड़ का पिछले बार का बजट था, उससे पहले के बजटों से अगर कंपेयर किया जाए तो क्या पाते हैं आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि देखिए, अगर धनराशि के हिसाब से कहें तो आपने अपने आप ही बताया था कि 31% जो ज्यादा है, तो धनराशि तो है ही है। और धनराशि को अलग अलग जो किस किस मद में जो है वो डाला गया है। उसमें जो पहले इतना बड़ा शोर मचाया जाता था कि भाई वो जो मोहल्ला क्लिनिक, उसकी जगह आयुष्मान योजना के तहत सरकार जो है 5 लाख तक का लोगों को लाभ देने वाली है। केंद्र सरकार का 5 लाख का लाभ होगा। तो आप देखिए कि अगर दिल्ली के नागरिक को, जिसके पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, उसको 10 लाख रुपए का एक आयुष्मान भारत का इंश्योरेंस मिलता है, तो उसको स्वास्थ्य की उसकी चिंता खत्म होती है। तो ये जो पैसा किया गया, अब महिलाओं के ऊपर इतना शोर मचा था कि भाई उनको मिला नहीं, तो उन्होंने बजट में प्रोविजन करने का 5100 करोड़ रुपए का उसके लिए उन्होंने उसमें पैसा रखा है, वो पैसा मिलेगा। यानी जो जो वायदे किए गए थे वो उन्होंने बजट में उसको जो है देने के लिए उसका प्रोविजन किया है। और पॉल्यूशन की बात कर रहे थे राकेश जी ने कहा, वो बिल्कुल सही है। और उसके साथ साथ आप देखिए कि दिल्ली में एक पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है कि जो सड़कें हैं, सड़कों के साइड में जो डस्ट उड़ती है और उसकी सफाई सरकार ने अभी से शुरू कर दी है। और वो अगर सड़कों के साइड में जो डस्ट है, मिट्टी है, उसको हटाकर वहां पर ग्रीनरी अगर लगाई जाती है तो पोल्यूशन ऑटोमेटिकली कम होगा, डस्ट भी नहीं होगी और ग्रीनरी के कारण पोल्यूशन में कमी आती है। तो सिर्फ सोच की जरूरत है। अगर सोच है तो आप बिना पैसे के भी काम कर सकते हैं। अगर सोच नहीं है तो पैसा भी हो तो आप उसको लुटा सकते हैं, लेकिन उसका कहीं पर धरातल पर इफेक्ट होता हो दिखता नहीं है। तो इस सरकार के अंदर एक विजन है, और विजन सरकार प्रदेश के ही नहीं है, इसके पीछे जो केंद्र की सरकार का जो विजन है कि वो एक राजधानी को एक मॉडल के रूप में जो है वो विकसित करना चाहते हैं, तो वो इफेक्ट हमें 1, 2, 3 सालों में होता हुआ दिखेगा। ठीक है, चलिए इसी बीच प्रोफेसर एपी तिवारी जी अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत स्वागत है सर आपका। एपी तिवारी जी, बजट पर बात हो रही है, 1 लाख करोड़ का बजट दिल्ली का आया है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस बजट को? देखिए, जहाँ तक इस बजट का सवाल है, मेरा अनुमान है कि ये बजट जो 31.5% से पिछले बजट की तुलना में बढ़ाया गया है, ये दर्शाता है, पिछला बजट लगभग 76,000 करोड़ रुपए का था दिल्ली का, तो ये दर्शाता है कि यह एक विकासगामी बजट है। अब एक बात सवाल उठता है कि विकासगामी किस रूप में है। सबसे बड़ी बात है कि जो केंद्र सरकार का बजट है उसमें एक बात खास तौर पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने कही थी कि जो मानवीय पूंजी है उसमें निवेश किया जा रहा है। उसी तरह अगर इस बजट को देखा जाए जो आज पेश हुआ है दिल्ली का, तो इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पेयजल और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट पर बल है, यातायात पर बल है, परिवहन पर। मेरा मानना है कि यह बजट विकास की प्रक्रिया को और मजबूती देने वाला है जहां तक दिल्ली का संबंध है। क्योंकि हम सभी इस बात को जानते हैं और ये मुद्दा उठा भी
बड़ी तेजी के साथ, बड़ी गंभीरता से उठा कि यमुना का जल प्रदूषित हो गया है, पीने योग्य नहीं है। तो पीने की पानी की समस्या जिस राज्य में हो, जहां पर हो, कह सकते हैं वो तो सबसे गंभीर समस्या है। इसके लिए अगर देखा जाए तो 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। उसकी यमुना के जल को निर्मल बनाने के लिए, सीवेज सिस्टम को सुधारने के लिए भी प्रावधान किया गया है। लगभग कुल मिलाकर कह सकते हैं 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 1,000 करोड़ रुपए के बराबर का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने और उसको और मजबूती देने के लिए रखा गया है। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि अगर स्वास्थ्य और चिकित्सा तथा शिक्षा पर बजट को बढ़ाया गया है तो स्वाभाविक रूप में ये कह सकते हैं, और महिला विकास पर भी, महिला सशक्तिकरण पर भी 5,100 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है, जो पात्र महिलाएं हैं उनको जो 2,000 रुपए देने की बात है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि एक और इस बजट में भौतिक विकास पर बल दिया गया है। जैसे सड़क को हम भौतिक विकास में लेंगे, परिवहन व्यवस्था को सुधारने और मजबूती देने को हम भौतिक विकास में लेंगे, लेकिन सामाजिक विकास को भी इस बजट में जो प्राथमिकता दी गई है वो इसलिए भी अपेक्षित है क्योंकि हम सभी इस बात को जानते हैं कि दिल्ली पूरे देश की राजधानी है और वहाँ सभी क्षेत्रों, सभी वर्गों और कह सकते हैं सभी राज्यों के लोग रहते हैं। ऐसे में सबकी निगाहें भी इस बजट पर लगी हुई थी कि ये बजट किस दिशा में जाने वाला है। हम सभी जान रहे हैं इस बात को कि फरवरी में ही 2 कैग की जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें एक स्वास्थ्य को लेकर और एक शराब नीति को लेकर तो बड़े पैमाने पर बजटीय सुधार की भी आवश्यकता थी। इसी बजटीय सुधार की कड़ी के तौर पर इस बजट में जो पूंजीगत खर्च है, जिसको बुनियादी तौर पर विकासगामी खर्च माना जाता है, स्वास्थ्य चिकित्सा का इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसमें पूंजी निवेश को लगभग 2 गुना कर दिया गया है। ये दर्शाता है कि आने वाले वर्षों में भी जो बजट दिल्ली का होगा वो विकासगामी ही होगा और विकासगामी होने के साथ साथ जन कल्याणकारी योजनाओं को भी लगातार फोकस किया जाएगा। ये ऐसा मंतव्य जाहिर होता है इस बजट से। और एक बात और है कि दिल्ली विकसित हो, यानी विकसित दिल्ली की बात की गई है, समृद्ध दिल्ली की बात की गई है। तो दिल्ली की समृद्धि तो तभी आएगी जब वहां पर कारोबार बढ़े। बजट को पेश करते समय ये कहा गया है मुख्यमंत्री द्वारा कि वहां पर व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। जब व्यापारिक क्रियाएं बढ़ेंगी, व्यापार बढ़ेगा, तो मेरा मानना है कि कुल मिलाकर आर्थिक तरक्की के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी होगा। क्योंकि एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बजट पेश करते समय मुख्यमंत्री ने दिल्ली की ये कहा है कि राम राज्य की सरीकी व्यवस्था उभरेगी। राम राज्य सरीकी व्यवस्था उभरने का मतलब ये निकलता है कि इस बजट में पारदर्शिता, जवाबदेही और मितव्ययिता को फोकस किया जाएगा। और यदि ऐसा होता है तो दिल्ली के विकास का एक नया अध्याय लिखता हुआ ये बजट साबित हो सकता है। ठीक है, राकेश शुक्ला जी, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए इस बार जिस तरीके से भी अश्विनी जी भी कह रहे थे कि फंड की कोई कमी नहीं है, तो शायद यही कारण है कि इस बजट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक तरीके से केंद्र का बहुत सहयोग है और डबल इंजन सरकार है। इसकी वजह से आप जो है इस बजट में कोई परेशानियां सामने नजर नहीं आ रही, कोई वित्तीय चुनौतियां सामने नजर नहीं आ रही। शुक्ला जी, देखिए चुनौती वित्तीय नहीं है, चुनौती है कि डेवलपमेंट कहाँ से शुरू किया जाए। यदि 10 साल से कोई भी कार्य थमा हुआ होता है तो उस कार्य को शुरू करने के लिए आपको छोर तलाशना पड़ता है। और आज की डेट में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के सामने ये है कि हम कहां से शुरू करें। इसलिए बजट में हमें कुछ चीजें स्पष्टता के साथ दिखाई दे रही
कि उन्होंने प्राथमिकता के साथ यमुना सफाई को रखा है, यमुना सफाई के साथ उन्होंने पोल्यूशन को रखा है। तो ये 2-3 चीजें ऐसी जुड़ी हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने फोकस किया है। यदि 3 सेक्टर को एक साथ शुरू किया जाएगा तो एक बड़ी समस्या जो है वो हल होगी आपके पोल्यूशन की। दिल्ली की जनता साफ हवा के लिए तरस रही है, तो एक बड़ी समस्या जो आएगी हल होगी। मैं ये नहीं कहता कल ही हल होगी, 2 साल 3 साल लगेगा, लेकिन 2 से 3 साल में यदि आपको एक राहत मिलेगी सांस लेने में, तो मुझे लगता है एक बड़ा उससे फायदा होगा आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो आज जो आप मोहल्ला क्लिनिक की बार बार बात होती है, निशा जी मैं एक आंकड़ा देता हूं। जुलाई से सितंबर 2023 में एलजी की तरफ से एक आदेश किया गया मोहल्ला क्लिनिक की जांच करने का। 2 लैब्स को काम दिया गया था। एक लैब 3 महीने में 85,000 टेस्ट की थी और एक लैब ने टेस्ट किया था 5,21,000 टेस्ट किए थे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस दिल्ली में 11,000 ऐसे टेस्ट कराने वाले लोग थे जिनके पास मोबाइल नहीं है, उसमें 0000 डला हुआ था। इसके अलावा 8,000 ऐसे लोग थे जिनका सेम मोबाइल नंबर था। तो ये मोहल्ला क्लिनिक स्वास्थ्य सुधार था या जेब सुधार था? इसलिए ये कुछ ऐसे सिस्टम है जिसको आप क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे तो उससे मानव जीवन और समाज जीवन के साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में डेवलपमेंट का एक बड़ा आधार तैयार होगा। निशा जी, चलिए फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए।